हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आइए आज आगे देखते हैं जो टॉपिक पढ़ा जा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उससे क्या आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ बेसिक चीज़ें जो बताई गई थी उनका यहाँ पर लेसन 2 में जो है यूज किया जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। हल्का सा शार्ट रिविजन रहेगा, 2 मिनट का रहेगा, लेकिन पूरी आपकी फर्स्ट लेसन जो है पूरी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब पूरा जैसे बताया गया उस तरह से नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट लेकर के चलते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए शार्ट रिवीजन जो पहला लेसन पढ़ा उसका देख लेते हैं। लेसन 2 है आपका वैद्युत फ्लक्स और गॉस की परमी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस की परमी। ठीक, जो पहला लेसन आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र और उसके बाद वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? आवेश से हुई थी। आवेश को क्यों से लिखा गया था और इसके बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया था। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन बताया था? कूलाम। कौन बताया था? कूलाम बताया था। ठीक है, और कूलाम ने आवेशों के लिए जो है नियम दे दिया था। ठीक है, कूलाम का नियम भी कहा जाता है, उस वहां पर बताया गया था। फिर कूलाम के नियम के बाद आया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बारे में किसने कॉन्सेप्ट दिया था? ये कूलाम बताया था। और इसको सबसे पहले कौन बताया था? थेल्स बताया था। ठीक, और इसके बारे में कौन बताया था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। ठीक है, अब इसी ई की हेल्प से ही हमें पढ़ना है आपको वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ना है? वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि अब क्यों तो पहले था, उसके बाद एफ के बारे में स्टडी किया गया था, फिर ई के बारे में स्टडी किया गया था। ई में आपने जो पढ़ा था, आपने अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति पढ़ा था। ठीक, एफ कूलाम के नियम के बारे में वहां पर पढ़ा था। ठीक है, अब कुल मिलाकर के मेरा ई चलेगा इसके साथ। ठीक है, और पीछे वाली भी चीजें यूज होती रहेंगी जहां होगा। ठीक है, आइए वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानते हैं। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखा जाता है? फाई से लिखा जाता है। ठीक, फाई को पढ़ने से पहले ये क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। इसे क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक, वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज हमको जानना होगा क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर। फिर उसके बाद दूसरा चीज हमको जानना होगा घन कोण। घन कोण, पहली चीज क्या जानेंगे? क्षेत्रफल वेक्टर। दूसरी चीज क्या जानेंगे? घन कोण। फिर उसके बाद बारी आएगी किसकी? क्षेत्रफल, सॉरी वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, तो आइए क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में जानते हैं। ठीक, इतना थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे मिटा के बताते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में। ठीक, क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में काफी विरोधाभास है। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो गॉस के स्टेटमेंट ही हैं सारे। ठीक है, किसी और के स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक, देखिएगा क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में भी इन्होंने सबसे पहले बताया था, गॉस ने ही बताया था। ठीक, वहां पर उन्होंने कहा था कि क्षेत्रफल जो होता है सामान्यतः क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। जो हम कक्षा 11 तक पढ़े हैं कैसा पढ़े हैं? अदिश राशि पढ़े हैं। क्षेत्रफल को अदिश राशि बताया गया था। मैंने शॉर्टकट भी बताया था कैसे होता है सदिश और अदिश का पहचान। ठीक, जिसमें वाह शब्द आता है वो आपका लगभग क्या हो जाता है? सदिश हो जाता है। और जिसमें वाह नहीं आता है, हिंदी वालों के लिए, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, जिसमें वाह आता है, जिन राशियों में वाह आता है वो आपका सदिश हो जाता है, और जिसमें नहीं आता है वो क्या हो जाता है? आदिश हो जाता है। ठीक, जैसे क्षेत्रफल लिखा हुआ है, क्षेत्रफल में कहीं भी वाह आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसी राशि होगी? एक अदिश राशि होगी। ठीक, लेकिन इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है ये वास्तव में क्या होगी? एक सदिश राशि होगी। इस मतलब इस क्षेत्रफल में क्या पाया जाएगा? दिशा भी पाई जाएगी और साथ में मैग्नीट्यूड, परिमाण भी पाया जाएगा। ठीक है, आइए क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। ठीक, यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ने का औचित्य क्यों बना है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि आगे हमको जो फ्लक्स पढ़ना है उसमें इसका यूज किया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, चलते हैं आगे क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में, उसके बाद घन कोण बताते हैं आपको। क्षेत्रफल वेक्टर देखिएगा होता क्या है? कोई एक प्लेन लिया जाएगा, कोई एक सरफेस लेंगे, एक समतल लेंगे। ठीक है, इस समतल का कोई क्षेत्रफल होगा। ठीक, और इस समतल से क्या किया जाएगा? परपेंडिकुलर बाहर की ओर, मतलब ऊपर की ओर क्या करेंगे? एक वेक्टर, एक लाइन जो होगी ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ये लाइन जो है इस ए क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, और जो लाइन खींची गई है इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, एन कैप से भी लिखा जाता है इसको। ठीक, और ए की दिशा जो होगी, ए जो ये क्षेत्रफल लिया गया है इसकी दिशा जो होगी इसी एन के साथ ही होगी।
ए वेक्टर की दिशा जो होगी इसी के साथ ही होगी। ठीक, जैसे इसे अब कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एन कैप। एन कैप का मान जो होगा वो आपका 1 ही होगा। ठीक है, इसे नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, नॉर्मल या एकांक सदिश बोल सकते हैं, एकांक सदिश। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा। अब ए वेक्टर से क्या हमको पता चल रहा है, मतलब इस चीज के बारे में क्या पता चल रहा है, सीधा सीधा फंडा यही है कि कोई प्लेन होगा, कोई भी प्लेन होगा, चाहे ये ले लिया जाए। ठीक, अगर इसका एरिया ए है तो इसका डायरेक्शन जो होगा आउटवर्ड, बाहर की ओर, बाहर की ओर। इसके क्षेत्रफल वेक्टर जो हेडिंग क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, ऐसे। ठीक, इसमें भी अगर बात किया जाए तो इसमें भी दिशा कहाँ होगी, इसकी बाहर की ओर होगी ये वेक्टर। अब ये भी जान लीजिएगा, बाहर कोई जरूरी नहीं कि हम ऊपर को दिखा रहे हैं तो ऊपर ही बाहर होगा। ठीक, नीचे भी आप करके दिखा सकते हैं, ऐसे भी करके, ये भी तो बाहर ही है, कोई अंदर तो है नहीं। ठीक, आपका ये वेक्टर हो जाएगा, जैसे इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ करके। ठीक, ये लेंथ हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, अब सर्किल में देखा जाए तो सर्किल में जैसे हमने यहाँ इसका एरिया बता दिया, टोटल ही होगा पूरे सर्किल का। ठीक, अब ऊपर ना करके हम क्या कर ले रहे हैं, नीचे कर ले रहे हैं, या राइट साइड कर लेंगे, लेफ्ट साइड कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बुक में फर्दर जो बता रखा है आपको, आउटवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर बता रखा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो ये भी ऊपर एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर नीचे, ये भी स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक, तो कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है, केवल हमको एक ही लाइन लेना रहेगा। ठीक, चाहे किधर भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ऊपर की ओर लिया गया है। ठीक है, थोड़ी देर रुकिएगा, हवा खा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दिशा जो है पता करने में क्षेत्रफल वेक्टर की अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हम कोई इरेगुलर शेप ले लेते हैं, कोई बेडोल, मतलब जिसका कोई शेप ही ना हो। ठीक, कैसे देखिएगा, इसे ये कोई शेप है ऐसा करके। ठीक, ऐसे हमने ले लिया। ठीक है, अब यहां से अगर हम कहें कि इसका एरिया वेक्टर बताओ क्या होगा। ठीक, तो इसमें क्या किया जाएगा, एक छोटा सा भाग से बड़ा भाग है, इस बड़े भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, यहां से हम क्या करेंगे, एक सेक्शन ऐसे काट लेंगे इसमें से, छोटा सा, जहां पर समतल मिलेगा, प्लेन मिलेगा हमको। ठीक, वहीं पर हम क्या करेंगे, काट लेंगे, छोटा भाग ले लेंगे। ठीक है, अब इस छोटे भाग के जस्ट, अब जैसे लाइन आपको जैसे दिख रही है, तो इसी के ऊपर एकदम सीधी लाइन ऐसे बाहर की ओर आप क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक है, यही आपकी दिशा हो जाएगी किसकी, ए वेक्टर की। ठीक, जैसे यहाँ की बात की जाए तो यहाँ तो पूरा ही प्लेन दिख रहा है। ठीक, चाहे यहाँ बनाओ वैसे ही रहेगा, बाहर की ओर हो जाएगा ए वेक्टर। यहाँ भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर की ओर ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे बाहर की ओर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे ये एक पॉलिथीन है। ठीक है, इस पॉलिथीन को देख रहे होंगे आप, तो इस पॉलिथीन में देखिएगा ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में। ठीक, अब ये प्लेन है, अगर इस प्लेन में कहा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, जैसे ये आपका लेंथ हो गया, सॉरी ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ हो गया। ठीक, तो जो जितना से इधर है उतना से इधर भी रहेगा। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन में क्या हो सकता है, ऊपर की ओर एरिया रहेगा, आउटवर्ड्स। ठीक, अब इधर से भी आउटवर्ड्स है। ठीक, इधर से भी क्या है, आउटवर्ड्स, मतलब बाहर बाहर ही रहना है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। आगे आगे देखते हैं इसको कैसे डिफाइन किया जाए। ठीक, ए क्या है आपका, परिमाण होता है, क्या होगा, परिमाण। ठीक, इस परिमाण की दिशा सदैव किधर होगी, एकांक सदिश जिधर की ओर होगा। एकांक सदिश क्या करता है, ये दिशा को बताता है, किसको बताता है, दिशा को बताएगा। ठीक, दिशा को बताता है। ठीक है, एकांक वेक्टर, इसमें क्या क्या होता है, परिमाण। ए वेक्टर मतलब क्षेत्रफल वेक्टर किस पर निर्भर करता है, ए वेक्टर किस पर निर्भर, ए वेक्टर की निर्भरता देखिए किसके किस पर निर्भर करता है। पहला चीज होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए के परिमाण पर, के परिमाण, ये जैसे है, इस क्षेत्रफल ए के परिमाण पर निर्भर करेगा। दूसरा चीज देखिएगा, दूसरा चीज अगर बात किया जाए, दूसरा क्या हो सकता है,
क्षेत्रफल ए के परिमाण पर निर्भर करता है और उसके बाद इसी क्षेत्रफल ए पर जो खींचा गया है परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब की दिशा के अनुदिश होता है। ठीक, इस क्षेत्रफल ए वेक्टर की दिशा क्या होती है? अभिलंब की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक, क्षेत्रफल ए के लंबवत एकांक वेक्टर की दिशा के अनुदिश होती। ठीक, कहने का मतलब इतना है कि क्षेत्रफल ए की दिशा जो होगी वो एकांक वेक्टर जो आपका एन कैप है उसके अनुदिश होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर आपका हो गया है। क्षेत्रफल वेक्टर के बाद देख लेते हैं घन कोण क्या होता है। ठीक, इसी से रिलेट करेगा। ठीक है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके आगे तो अब चलते हैं घन कोण को देखने। ठीक है, आप क्षेत्रफल वेक्टर आपका क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लिया करिएगा। ठीक है, रिपीट करके। ठीक, आइए देखते हैं घन कोण। घन कोण क्या होता है? घन कोण को जो है ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से लिखा जाता है। इसे ओमेगा, ये ओमेगा बोलते हैं इसको, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, घन कोण होता क्या है? कोई गोलीय पृष्ठ होगा, बहुत बड़ा ले लिया है, चल बड़ा ही रहने दीजिएगा, पूरा समझ में आएगा इससे ना। गोलीय पृष्ठ हमने गोला ले लिया। ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ में हमने क्या किया है? इस गोले का केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं ये है। ठीक, इस गोले का केंद्र ये हो गया। ठीक है, इस गोले से क्या किया जाएगा? एक छोटा गोला, मतलब इसी में से काट लिया जाएगा। ये बड़ा का क्षेत्रफल था, एक हो गया, छोटा क्षेत्रफल हो गया। ठीक, इस छोटे क्षेत्रफल से क्या किया जाएगा? यहां से इसके केंद्र पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको जो लाइन ड्रॉ किए हैं तो इस लाइन को ड्रॉ करने से जो यहाँ पर कोण बन रहा है इस जगह पे, इसी कोण को ही कहा जाएगा घन कोण। और इसको कहाँ से लिखेंगे? ओमेगा से लिखेंगे। ठीक, डेफिनेशन क्या होगी? किसी गोलीय पृष्ठ से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है, ऐसे किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्र से जो गोले के केंद्र पर कोण अंतरित होता है उसी को कहा जाता है क्या? घन कोण। ठीक, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण या बना कोण, आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब इस इतने हिस्से को हम मिटा देते हैं, जैसा कि बुक में एक चीज नहीं दिया गया है। ठीक है, पूरा गोला था और गोले का क्या था? केंद्र था। ठीक, इसको मिला लिया गया। ये सेक्शन मान लेते हैं, ये वाला ए बी है। ठीक, अब हमको बताइएगा इसका जो है डायरेक्शन कहाँ होगा? क्षेत्रफल वेक्टर का इसमें डायरेक्शन किधर की होगा? देखिएगा, यहाँ से हम केंद्र से इसके क्या करेंगे? यहाँ पर दूरी मिलाएंगे ला करके इसे, इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक, पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक, आगे ले चलिए। अब यही पी से क्या किया जाएगा? प्लेन है, इस प्लेन से ही आउटवर्ड्स बाहर की ओर नॉर्मल जाएगा एन वेक्टर, एन कैप क्या करता है? क्षेत्रफल वेक्टर के दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, सपोज दैट मान लीजिए हमारा क्षेत्रफल वेक्टर थोड़ा नीचे है, इससे ऐसे करके ये डी ए वेक्टर हो गया हमारा। ठीक, इसी के अनुदिश ही रहेगा। ठीक, अनुदिश होने का मतलब क्या होता है? कि सेम डायरेक्शन में रहेंगे। किस डायरेक्शन में रहेंगे? सेम डायरेक्शन में। एन कैप जिधर रहेगा उधर हमारा क्या रहेगा? डी ए वेक्टर भी रहेगा। ठीक, अब यहां से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे, क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा जो आपका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, और उसके बाद जो आपका घन कोण मतलब वो रेडियस, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? कुछ होगी r त्रिज्या ले लेते हैं r करके बिंदु P तक। ठीक है, और इसे वो मान लिया, O से P तक की दूरी क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि ओमेगा घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, और स्टेरेडियन में क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे सेम होगा। ठीक,
सेम होगा तभी कटेगा, नहीं तो स्टेरेडियन आएगा नहीं। ठीक है, तो डीए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर होता है। ठीक, तो इस आर को हमको लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, ताकि सेम बैलेंस हो जाए और इसका यूनिट हमें क्या पता चल जाए, स्टेरेडियन पता चल जाए। अब देखिएगा इसके आगे का एपिसोड देखते हैं। ये डीए वेक्टर और इनके हमने एक साथ ले लिया है। ठीक है, लेकिन अभी पहले हमने बताया था कि इसका थोड़ा डायरेक्शन हम अलग ले लेते हैं। मान लेते हैं इसके बीच में कोई कोण बन रहा है थीटा। ठीक, जब थीटा कोण बन रहा होगा तो कहाँ होगा हमारा, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर होगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल वेक्टर कैसा राशि होता है, आदेश राशि होता है। अभी भी ताजा ताजा आपको बताया गया है। ठीक, अब उसके आगे देखिएगा, आपको पता है क्षेत्रफल वेक्टर जो है आदेश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आदेश थोड़ा डिस्कस करेंगे, डीए वेक्टर और एन वेक्टर का, क्योंकि दोनों एक ही अनुदेश होंगे। ठीक है, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक, तभी इनको पता चलेगा। ठीक है, तो डीए वेक्टर और उसके बाद एन कैप का डॉट करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी cos थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो ए बी हमारा तो है नहीं यहाँ पे, तो एक ग्राफ हमारा क्या है, डीए है और एन कैप। ठीक, ऐसे रहेगा। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पर, केवल एन। ठीक है, और ये आपका मॉडुलस एन कैप जो होगा, एन जो होगा मॉडुलस एन के बराबर होगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर के इसे रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डीए cos थीटा, यानी कि डीए वेक्टर डॉट एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, डीए cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे कहा जाए कि ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डी ओमेगा या ओमेगा, तो अभी डी ओमेगा आप लिखे थे, तो ये हो गया था आपका डीए और अपान में क्या था, आर स्क्वायर था। ठीक, तो यहाँ पर जो डीए वेक्टर डॉट एन वेक्टर में पीछे पीछे छूट गया है, डीए वेक्टर डॉट, ऊपर से देखते हैं, डीए वेक्टर डी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू डीए अपान क्या लिखा था आपने, आर स्क्वायर लिखा था। ठीक, यहां से हम इसका डी ओमेगा कर ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो डी ए वेक्टर रूप लिखते हैं इसका, डी ए अपान आर स्क्वायर और उसके बाद एन कैप, ऐसे लिखिए। अब डी ए वेक्टर डॉट एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, डी ए cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस इतने में हम क्या करेंगे, इसको उठा करके रख देंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा डी ए cos थीटा अपान क्या, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, डी ओमेगा इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है वैल्यूज की निकाल सकते हैं, और घनकोण का अधिकतम मान कितना होता है। घनकोण का अधिकतम मान निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जब ये डीए वेक्टर आपका इस नॉर्मल के अनुदिश हो जाएगा, तो उस समय इसका एंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा। अनुदिश होने पर क्या हो जाएगा, अनुदिश होने पर थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 डिग्री हो जाएगी, और डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका डीए बटा आर स्क्वायर। ठीक, डीए बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यस सर। अब इसके आगे देखिएगा क्या करना रहेगा, डी ओमेगा समाकलन ले लेंगे। समाकलन जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए अपान आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ हम समाकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेपर में आता है कि घनकोण का अधिकतम मान कितना होता है। ठीक, तो घनकोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है, कैसे होता है वो हमको निकाल दिखा है। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे आपका ओमेगा हो जाएगा, 1 अपान आर स्क्वायर बाहर कर लेंगे, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा ए समाकलन। ठीक, ओमेगा 1 अपान आर स्क्वायर, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर आप लिख देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का हो जाएगा कैंसिल, और ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई। ठीक, तो यहीं से आपका सिद्ध हो जाता है कि घनकोण का अधिकतम मान कितना होता है, घनकोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे की वीडियो में वैद्युत फ्लक्स का लिखा